हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीरियल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 टोटल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था सभी सेट्स को। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीरियल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए, उसका सेट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है वो कवर होते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अरावली जो है ना, अरावली के पश्चिमी छोर से, अरावली के पश्चिमी छोर से माही और लूनी नदी निकलती है। दोनों नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली के पश्चिमी छोर से माही और लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही है। तो यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह सीजीएल का हो या इंटर लेवल का हो, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हमने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करा दिया। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, साइंस का अलग वीडियो में। बिहार एसएससी का घटना चक्र आप कह सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। वहीं पृथ्वी से दूरी के अनुसार यहाँ प्रश्न में वही पूछा गया है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी की दूरी के अनुसार हम बात करें तो सबसे पहले शुक्र आएगा, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र। उसके बाद मंगल आएगा, फिर बुध आएगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और आखिर में वरुण आता है। क्लियर? ये देखिए, शुक्र जो है, शुक्र जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में यह घूर्णन करता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और इसको अर्थ सिस्टर कहा जाता है, यह कि पृथ्वी का इसको बहन कहा जाता है, अर्थ ट्विन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा भी इसको कहा जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है, सांझ का तारा या फिर भोर के तारा के नाम से इसको जाना जाता है। ये सभी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, विषुवत रेखा इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह 3 महाद्वीप से होकर के, 3 महादेश से होकर के गुजरती है। कौन कौन से ये महादेश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया से होकर के गुजरती है। और एशिया में यह मालदीव के अलावा इंडोनेशिया से भी होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बोत्सवाना से होकर के नहीं गुजरती है, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। नहीं पूछा गया है इसमें से। तो देखिए, इसमें से जो अवसादी चट्टान नहीं है ये आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा डायोराइट। देखिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लेट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कांग्लोमरेट, उसके बाद नमक की चट्टान और सेलखरी, सेलखरी यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलखरी, ठीक है। ये सभी जो है यह अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, कांग्लोमरेट, उसके बाद मैंने स्लेट बताया आपको, सेलखड़ी बताया, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है और नहीं पूछा गया है तो ये डायोराइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं, ठीक है।
यानी कि जो जलीय सीमा लगती है ये कितने देशों से लगती है, तो ये 7 देशों से, और स्थलीय सीमा भी 7 ही देशों से लगती है, दोनों को ध्यान रखेंगे। जलीय सीमा 7 देश से लगती है, यानी कि समुद्री सीमा ये देश कौन कौन से हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये देश है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, तो इसका जो कारण है यह पृथ्वी का घूर्णन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ा पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, उलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग भी जम्मू कश्मीर में ही है, डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था, तो देखिए भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन, इनसे कौन जुड़ा हुआ है, तो विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा। और देखिए ये भूदान आंदोलन जो है इन्होंने इसको स्टार्ट कब किया था, तो 1951 में 1951 में किया था। कहाँ से, तो उस समय तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली से, जो कि पोंचमपल्ली अब तेलंगाना में है, तो ये पोंचमपल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा अपने प्यारे भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भारत में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त जो है ये फसल चक्र है, मिश्रित कृषि है और बहुफसली कृषि है। क्लियर, ये झूम कृषि जो है ना, यह जो है यह मृदा का सुधार से संबंधित नहीं है। झूम कृषि जो है यह पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली, अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली एक प्रकार की स्थानांतरणशील खेती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, अन्यथा इसमें आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये विक्टोरिया झील जो है ना, विक्टोरिया झील यहाँ पर देखेंगे तंजानिया, युगांडा और कीनिया, इन 3 अफ्रीकी देशों में यह विस्तृत है। लेकिन जबकि ध्यान रखना है आपको, इसका प्रसार क्षेत्र जो है बुरुंडी और रवांडा में भी है। प्रसार क्षेत्र पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें कि यह सीमा साझा नहीं करता है, तो ये रवांडा से नहीं करता है, केवल प्रसार क्षेत्र है, जबकि यह विस्तृत केवल 3 देशों में है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया में ही। इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा में भी है। बुरुंडी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बुरुंडी और रवांडा में है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, रवांडा के कुछ ही हिस्सों में है। और इसको जो है, ये जो विक्टोरिया झील है, इसको डार्विन की ड्रीम पोंड के नाम से जाना जाता है। डार्विन की, यहाँ मैं लिखता हूँ डार्विन की ड्रीम पोंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह दुनिया की वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया है आफ्टर लेक सुपीरियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है, तो यह जिला बेगूसराय है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो अरुणाचल में जो है इसमें से कौन सा है, पखुई है। ओरांग जो है असम में है, डम्फा जो है ये मिजोरम में है, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन बताना है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बिल्कुल सही है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा था, ये दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, तो सबसे दीर्घकालिक शासन जो रहा था ये रहा था तुगलक वंश का, और सबसे कम पूछेगा तो खिलजी वंश का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था, तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी आया था। कौन, निकोलो कोंटी आया था। कृष्णदेव राय के समय में बारबोसा और डोमिंग पायस आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सुजाउदौला
और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो डेट सहित आपको याद रखना है 12 अगस्त 1765 को। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, यह राज्य कालिंजर था। कालिंजर की किला जीतने के क्रम में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। कब? तो 22 मई 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। और उस समय कालिंजर का शासक जो था वो कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था। इसको भी आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। सिर्फ ये गवर्नर था। तो यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल दिया गया है, जो कि ये गलत दिया गया है। तो गलत वाला ही हमको ढूंढना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये बिल्कुल सही दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद देखिए, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये भी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। अच्छा, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये थी आपका रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सहयोग आंदोलन तो 1900, अच्छा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर? देखिए, असहयोग आंदोलन 1900 आपका 20 हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था 1932 में। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किया गया था। क्लियर? चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय सफलतापूर्वक जो है श्रेय जो है ये रास बिहारी बोस को दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तुकाराम, वल्लभाचार्य और त्यागराज जो थे ये प्रस्तावक थे और नागार्जुन नहीं थे। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? बैंक दर कम करने के बाजार की तरलता जो है यह बढ़ जाती है। उसके बाद देखिएगा कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो फ्रेंड्स, यह अनुमोदित जो करता है यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने अब तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करते रहता हूँ, सो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? अच्छा, टोटल मूल भौतिक राशि फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? तो टोटल 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 हैं, इसमें से वेग नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि अपकेंद्री बल है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लागू कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1965 में किया गया था, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें से ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अधिक जो है रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पोटेशियम है। सिंबल इसका याद रखेंगे के होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा वेल हो जाएगा। इसमें से सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ये कहाँ पर? तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान की हड्डी है और ये स्टेपी है।
ठीक है। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है और इसका नाम फीमर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन लसिका का कार्य है। तो यहाँ पर देखिएगा जो लिम्फ है, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणु का भक्षण करता है और हमारी रोकथाम करता है रोगों से। ठीक है, ये सही है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, सही है। लसिका घाव भरने में भी सहायक होती है। तो ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो इसमें से सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज है। उसके बाद देखिएगा कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं उसी के लिए हम लोग पे भी करते हैं। तो उपयोग हुए ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। बहुत सा सिंपल है, अंडाणु कहा जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी नमी पर, यहाँ पर देखिए वायुमंडल की नमी पर करता है। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसको कहा जाता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है। इसका मुख्यालय पूछा गया है तो कीनिया के नैरोबी में है। कीनिया शहर के नैरोबी में जो है इसकी हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सा है। तो यह अनुक्रम जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो देखिए फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना जो है फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया था। तो ये देखिएगा सूरत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। तो देखिए इसमें से नहीं आता है तो आता कौन कौन सा है। लोक स्वास्थ्य, सफाई और सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं। ये ऑप्शन डी जो है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, इसके कार्यों में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है और इसकी कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का वर्णन है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है। ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। ये पूछा जा सकता है। इनका नाम याद रखेंगे, आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी। ठीक है, वेंकट रमनी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले के वेणुगोपाल थे और वेणुगोपाल और वेंकट रमनी, ठीक है, ये मिलता जुलता नाम है तो याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये महापौर होता है। निम्नलिखित में से जो राज्य दिए गए हैं उनके गठन का जो वर्ष है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इसका सॉरी 4 5 यहाँ पर है। 1 मिनट रुक जाइए, ये भी गलत मैंने बता दिया। 1 2 3 4 5 ये वाला सही है। उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। अच्छा, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 51.91% हो जाएगा। सबसे कम कहाँ पर है तो केरल में है। ठीक है, केरल में है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये वीटो पावर जो है ये विशेषित वीटो है। विशेषित वीटो का प्रयोग यूएसए के प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बाकी निलंबनकारी, पॉकेट और अत्यंतिक वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संशोधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है कि एजरा कब संबंधित है। तो ये पोलो से संबंधित है। ठीक है, एजरा कप पोलो से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो एच.जे. कानिया थे। एच.जे. कानिया यानी कि हीरालाल जे कानिया थे। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, जी.बी. मावलंकर ये लोकसभा के स्पीकर थे। रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो ये एचपी यानी कि यूपी और एमपी को, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है।
तो यह अटल टनल है, अटल सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है तो 9.02 किलोमीटर है। ये एडजेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये भारत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो अक्रिय गैस है यह नियॉन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 50 डिग्री को कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 50 डिग्री। तो अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन कितना होता है तो 180 होता है। यहाँ देखिए सेंटीग्रेड दे रखा है तो यहाँ आप 50 पुट कर दीजिए सेंटीग्रेड की जगह पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना। या फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको, देखिए 50 दूना 100 कर दीजिए तो ये 1/2 हो गया ना। फिर 2 से इसको काट दीजिए तो ये 90 आ जाएगा। क्लियर। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ C अपॉन कितना 100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180। यहाँ पर आप C का वैल्यू पुट कर दीजिए 50/100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180। देखिए 50 दूना 100, फिर इसको काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए 90 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा F-32। ये 32 इधर माइनस में है तो प्लस में जाएगा तो 90 + 30 कितना हो जाएगा 122 डिग्री। और ये फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है। अच्छा, SCO का हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने थे तो भारत और पाकिस्तान 2017 में संघाई के सदस्य बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2023 में अपना प्यारा भारत करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें टोटल सदस्य कौन कौन से देश हैं तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके सदस्य देश जो हैं ये कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान है, यूक्रेन नहीं है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी तो ये सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा तो फ्रेंड्स यह अपना भारत में किया जाएगा। 2021 के लिए और 2020 के लिए दोनों जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही साथ दिया गया था। देखिए 2021 वाला जो है 57वां था, 2020 वाला 56वां था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो 57वां दिया गया था दामोदर मौर्य को। किस भाषा के लिए तो दामोदर मौर्य को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। और 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको, नीलमणि फुकन को। किस भाषा के लिए तो असमिया भाषा के लिए, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था तो ये 1979 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1875 में की गई थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है तो जायद फसल कौन सा होता है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये जायद फसल होते हैं, ठीक है। तो ककड़ी, खीरा दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 69 नंबर, इसका आंसर आपके लिए मैंने रखा है, कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न थे उन्हीं को हमने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो ये 70 प्रश्न दिए गए थे, 70 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा तो 3.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको PDF